हाय, क्या हाल चाल है। बढ़िया ही होंगे यार। अपन फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज चालू करने वाले हैं। पूरी केमिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट पोर्शन, फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे डिफिकल्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि जैसे आयरन मैन ने पहली मूवी में कहा था कि कभी कभी चीज़ों की शुरुआत थोड़ी डिफिकल्ट से करनी चाहिए। तो तुम लोग अगर ये चैप्टर को बहुत सिंसियरली पढ़ लोगे और सारी चीज़ें जो आज के लेक्चर में मैं बेसिक बताऊंगा, वैसे तो आज मैं जो भी बोलूँ कि ये याद कर लेना है, तो इन फ्यूचर तुम्हें बहुत काम आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। अब फिजिकल केमिस्ट्री की अच्छी बात यह है कि ये कंसेप्चुअल होती है, चीज़ें जैसी होती हैं वैसे ही तुम याद कर लोगे, कोई एक्सेप्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो तुम्हें कुछ भी ऐसा रटना नहीं पड़ेगा जो अलग सा हो, और जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो जाता है, ऑर्गेनिक में हो जाता है, वैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो अपन स्टार्ट करेंगे। इसमें जस्ट बेसिक में बताऊंगा, है ना। बेसिक तुम याद कर लेना, एक लेक्चर में पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा मोल कॉन्सेप्ट। तो मैं बेसिक बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे? मैटर की, है ना। काफ़ी स्लाइड्स हैं अपने पास। तो मैटर की बात करेंगे अपन कि मैटर क्या होता है। तो मैटर को अपन दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। पहले तो समझते हैं कि मैटर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ यहाँ पर, तो मेरे अंदर कुछ मास है और मैंने कुछ जगह को ऑक्यूपाई करके रखा है, मतलब जगह घेर के रखा हूँ और मास भी है ना। मास होगा और जगह ऑक्यूपाई करके रखेगा कोई भी, तो उसको मैटर बोलेंगे। कोई भी ऐसी चीज जिसमें जगह ऑक्यूपाई ना हो और उसके अंदर कोई मास अपन उसको तोल ना पाए, उसको अपन मैटर नहीं बोलेंगे। तो मैटर की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन यही है ना। थोड़ा पेन ले लेते हैं यार, कलर अपन ले लेते हैं ग्रीन वाला। तो जिसमें भी मास होता है और जो ऑक्यूपाई करके रखता है स्पेस, अपन उसको बोलते हैं मैटर। अब तुम मैटर को कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हो? दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हो, एक फिजिकली और एक केमिकली। अब फिजिकल की क्या खास बातें हैं? तो फिजिकल की खास बातें हैं अपने पास तीन टाइप से अपन उसको कैटेगराइज करते हैं। एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड कुछ भी हो सकता है, जैसे ये घड़ी सॉलिड है, इसका ये पूरा कवच। अब इसका शेप और जो भी इसने जगह ऑक्यूपाई कर रखा है, वॉल्यूम बोल सकते हैं, तो इसका शेप और वॉल्यूम फिक्स रहेगा। लेकिन जैसे कि पानी होता है, पानी लिक्विड है, उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन तुम जैसे कप में भर दोगे तो कप का शेप ले लेगा, या तुम बलून के अंदर भर दोगे बलून का शेप ले लेगा, गिलास में भर दोगे गिलास का शेप ले लेगा। लेकिन गैस जो होती है, ना उसका शेप फिक्स होता है और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। तुम उसको 10 लीटर की टंकी में भरोगे तो गैस 10 लीटर की स्पेस को कवर कर लेगा, मतलब उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होकर के 10 लीटर हो जाएगा और उसका जो शेप है वो गैस टंकी के बराबर हो जाएगा। तो डिपेंड करता है गैस के ऊपर कि वो किस में भरी जा रही है, उसका शेप क्या है और वॉल्यूम क्या है। यहाँ पर शेप जो है वो फिक्स होगा और वॉल्यूम जो है वो फिक्स होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि उसका शेप चेंज होगा। शेप किस पे डिपेंड करेगा? जिस भी कंटेनर में तुम भर रहे हो, है ना, डिपेंड करेगा कि तुम जिस भी कंटेनर में भर रहे हो उसके अंदर डिपेंड करेगा। लेकिन वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा, 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन इसका जो शेप और वॉल्यूम है वो डिपेंड करेगा कंटेनर पे कि कितना बड़ा कंटेनर है, किस शेप का कंटेनर है। तो ये छोटी सी बेसिक सी चीजें होती हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें अपन, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में भी दो कैटेगरी में अपन इसको बांट देते हैं। एक क्या हो सकता है? एक मिक्सचर हो सकता है। मिक्सचर का मतलब क्या हो गया? पानी अल्कोहल को मिला दो, दो अलग अलग टाइप की गैस को मिला दो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिला दो, या कुछ भी सॉलिड को मिला दो, दो मेटल्स होती हैं उनके मिक्सचर को चूरा करके मिला दो, इस टाइप से शक्कर और नमक को मिला दो, तो ये मिक्सचर हो गए। लेकिन एक होता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब कोई एक ही टाइप का रहेगा, मिक्सचर नहीं होगा उसमें। जैसे कि हाइड्रोजन गैस है तो पूरी हाइड्रोजन गैस है, मीथेन गैस है तो पूरे मॉलिक्यूल मीथेन गैस है, उसमें मिक्सचर नहीं मिलेगा। अब ये दोनों भी दो टाइप से अपन इसको कैटेगराइज करते हैं। एक जो होता है मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर जो होगा वो क्या हो सकता है? सेम मिक्सचर मिला दिए। जैसे मैंने अभी कुछ एग्जांपल बताए थे। तो जो होमोजीनस होता है, होमोजीनस का मतलब, होमो का मतलब ही अपने को पता है कि समान समान होता है, सेम। होमोजीनस का मतलब सेम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या क्या हो सकता है? तुम सॉलिड सॉलिड को मिला दो तो उसको होमोजीनस बोलेंगे, है ना। सॉलिड प्लस सॉलिड मिला दो, या फिर लिक्विड लिक्विड मिला दो। लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल तो मैंने अभी बताया भी है, पानी अल्कोहल हो गया। या दो अलग अलग टाइप की गैस और गैस को मिला दो। इसके भी एग्जाम्पल आगे इन फ्यूचर जब अपन केमिस्ट्री और पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आते रहेंगे। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी आता है होमोजीनस, हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस का मतलब क्या हुआ? हेट्रो का मतलब ही याद रख लेना, यह कि हेट्रो का मतलब होता है असमान, अलग अलग चीजों को मिला देना हेट्रोजीनस कहलाता। अब उसके अंदर अपन कुछ भी मिला सकते हैं। तुम सॉलिड के साथ लिक्विड मिला दो। सॉलिड के साथ लिक्विड का मतलब क्या हो गया? पानी में तुम मेटल को पीस करके घोल रहे हो। और भी हो सकता है, शक्कर को घुला दो, बाद में घुलने के बाद हालांकि लिक्विड बन जाती है, लेकिन घोल रहे हैं तो अपन सॉलिड और लिक्विड को घोल दो। किसी लिक्विड के अंदर गैस मिला दो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा तुम्हारे पास? कोको कोला। कोको कोला पानी है, CO2 घोल दिए उसमें, ड्रिंक बन गई। एनर्जी ड्रिंक बोल रहे हैं आजकल उसको, एनर्जी ड्रिंक या पता नहीं क्या बोलते हैं, एनर्जी ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक है,
फालतू है, नहीं पीना चाहिए। हेट्रोजीनस हो गया। फिर प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस का मतलब पूरे कंपाउंड में कोई एक ही टाइप की मेटल या फिर अपने पास कोई कंपाउंड रहेगा। अब वो जो प्योर सब्सटेंस है उसको भी अपन दो कैटेगरी में बांटते हैं, या तो सारे एलिमेंट होंगे या सारे कंपाउंड होंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे प्योर एलिमेंट हो सकता है तो प्योर एलिमेंट को, तत्व को अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो एक लोहे का टुकड़ा है, तो लोहे के टुकड़े में क्या होगा, यहाँ पर आयरन आयरन आयरन, इस टाइप से आयरन के ही एटम रहेंगे सारे। तो उसमें कोई एक सिंगल एलिमेंट ही आ रहा है, एलिमेंट एक ही आ रहा है, इसलिए अपन ने उसको ये इस टाइप से एटम से मिलकर बना है, इसलिए एलिमेंट की कैटेगरी में डाल देते हैं। लेकिन कंपाउंड की जब बात करेंगे अपन, तो कंपाउंड का मतलब तुम ऐसे समझ लो कि जैसे आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया और Fe2O3 बना लिया। अब कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो Fe2O3 के हैं, और भी हो सकते हैं Fe2O3 के हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं Fe2O3 के हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप से सेम ही रहेगा, कभी दूसरा नहीं आएगा। लेकिन जब यहाँ की बात करेंगे तो होमोजीनस हेट्रोजीनस में अपन ने अलग अलग मिला दिया। आयरन के साथ कॉपर मिला दिया तो वो होमोजीनस हो गया। मैंने आयरन के साथ कुछ मान लो आयरन के साथ कॉपर मिलाऊंगा तो हेट्रोजीनस होगा, और आयरन के साथ अपन कुछ भी ऐसा सॉलिड के साथ सॉलिड ही मिलाएंगे, स्टेट वाइज देख रहे हैं अपन, तो सेम स्टेट होगी तो अपन उसको होमोजीनस बोल देते हैं, और अलग अलग स्टेट होगी तो हेट्रोजीनस बोलेंगे। और अगर सिंगल एलिमेंट होगा तो अपन इस टाइप से एलिमेंट की कैटेगरी में डाल देंगे, और अगर मान लो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो इस टाइप से अपन उसको कंपाउंड की कैटेगरी में डाल दें। फिर अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कैसे करेंगे, कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अपन बहुत जगह पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ते हैं, आयनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो और मीजर कर रहे हो उसको देख करके, और वो जैसा है उसको वैसे ही के वैसे ही तुम नोटिस कर रहे हो, तो उसको अपन फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपाउंड है तो उसका तुम कलर देख रहे हो, उसका तुम शेप बता दे रहे हो कि किस शेप का है, क्यूब है या फिर सर्कल है या किस टाइप से हो रहा है, स्फेरिकल है, और उसका तुम मेल्टिंग पॉइंट बता दे रहे हो कि वो किस पॉइंट पर जाकर के टेम्परेचर पर जाके मेल्ट हो रहा है, तो उसको उस कैटेगरी में डाल देंगे अपन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। उसको अलग अलग टाइप से डेंसिटी बता दो या उसका वॉल्यूम, अलग अलग टाइप से अपन बता सकते हैं। तो इसको जब फिजिकल प्रॉपर्टीज को जब देखना हो तो इसको अपन आइडेंटिफाई किस बेसिस पे करेंगे, मेजरमेंट या फिर ऑब्जर्व करेंगे, आंखों देखा, विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी, अपन इसको चेंज करके नहीं देखेंगे, जैसा है वैसा ही देखना है। तो जैसा है वैसा ही देखना है, इसको अपन बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसा है वैसा ही उसको चेक कर रहे हैं अपन। तो इसमें आ जाएगा कलर, बहुत सारे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी हो सकती है। लेकिन जब बात आती केमिस्ट्री, अब तुम्हें ये पता ही होगा कि केमिस्ट्री आई मतलब रिएक्शन आई। कोई सी भी तुम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल उठा दो, वहाँ पर जब भी केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होता है रिएक्शन आती ही आती है। रिएक्शन फॉलो करते आती एटम्स होते हैं, एटम के पीछे रिएक्शन आ जाती है, किसी का भी लॉ पढ़ोगे तब भी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि अपन उसको यहाँ पर किस बेसिस पे देखेंगे, केमिकल रिएक्शन करवा के देखना पड़ेगा। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ हो सकती है, बेसिडिक स्ट्रेंथ हो सकती है, वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी कितनी लगेगी, उसको जला करके बना करके ऐसे देखना पड़ेगा। तो जब भी अपने को कोई रिएक्शन करवा के देखनी पड़ेगी उसको अपन केमिकल प्रॉपर्टी में डाल दें। ईजी है, यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा, यहाँ तक मेरे को लगता है। सबसे पहले अपन ने मैटर देखे कि मैटर क्या होता है, जिसमें मास हो, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, वो मैटर है। मैटर को दो कैटेगरी में बांटे, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल है तो वो जैसा है वैसा ही मेजर किया जाएगा, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, बहुत सारी चीजें हो सकती है। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर होगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज अपन डायरेक्ट नहीं देख सकते, उसको थोड़ा चेंज करके या रिएक्शन करवा के देखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिडिक स्ट्रेंथ है, जला करके देखना है, बना करके, बॉन्ड एनर्जी, बहुत सारी चीजें। फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड, गैस, लिक्विड तीन होती है वो बता दिया मैंने। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर भी दो है, या तो वो हो सकता है कि क्या अपने पास एलिमेंट हो, दूसरी साइड अपन ने पढ़े थे, ध्यान से निकल गया, मिक्सचर हो सकता है या फिर कोई प्योर सब्सटेंस हो सकता है। मिक्सचर होगा तो होमोजेनस, हेट्रोजेनस होगा, और अगर मान लो प्योर होगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट, या फिर क्या हो सकता है, कंपाउंड। अब यहाँ तक आई होप कि समझ में आ ही रहा होगा तुम्हें। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर तुम्हें कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजरमेंट करना है तो उसमें कोई नंबर बताना ही पड़ेगा।
नंबर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक नंबर को फिजिकल केमिस्ट्री में या फिजिकल क्वांटिटी में एक नंबर के साथ फॉलो किया जाता है यूनिट के साथ। लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसके अंदर तुम्हें कभी कभी बिना यूनिट के भी कोई चीज़ें मिल जाएंगी, यूनिट लेस भी होती है। लेकिन फिजिकली अगर उसको तुम मेजर कर रहे हो तो इसका मतलब फिजिकल मेजरमेंट करने के लिए तुम्हें एक नंबर लेना पड़ेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर 6 मीटर है तो 6 जो है वो एक नंबर है और जो m लिखा है वो मीटर है, तो हमेशा एक नंबर को एक यूनिट फॉलो करके आती है पीछे पीछे। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी क्वांटिटी को तुम ऑब्जर्व करो तो उसमें एक नंबर मिलेगा और उसको फॉलो किया जाएगा किससे, एक यूनिट से। जैसे कि 6 मीटर की लेंथ हो गई, 6 किलोग्राम का मास हो गया, या फिर डेंसिटी हो गई 6 kg पर मीटर क्यूब। इस टाइप से अलग अलग यूनिट्स तुम्हें मिलेंगी नंबर के साथ। तो नंबर भी वेरी कर सकता है, यूनिट भी वेरी कर सकता है। जैसे जैसे नंबर का मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब होगा, वैसा का वैसा उसकी यूनिट का भी सब्सट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा, या फिर अपन बोल सकते हैं मल्टीप्लाई होगा। एडिशन तो नहीं होती है, मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है। यहाँ तक चीजें मेरे को लग रहा है कि समझ में आई रहेगी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करना। अब सवाल ये आता है कि तुमने फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करने के लिए क्या मैं पूरी दुनिया में, मतलब अगर मान लो कि हर एक देश अपनी अपनी यूनिट बना देगा तो कम्युनिकेशन बिगड़ जाएगा। मान लो एक कोई देश ने अपनी यूनिट्स बना दी कि हम फीट में नाप के बताएंगे कुछ भी लेंथ को, एक देश ने बना दी कि यार हम गज में नापेंगे, किसी ने बता दिया हम किलोमीटर में नापेंगे, तो कहीं ना कहीं पूरी यूनिवर्सल चीजें बिगड़ जाएंगी, उसमें हर देश की अलग अलग चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या किया गया, इंटरनेशनल यूनिट्स बनाई, इंटरनेशनल यूनिट बनाई गई जिसको अपन यूनिट सिस्टम या स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। 7 बेसिक यूनिट होती है। कभी ना कभी तुम्हारा इंट्रो हुआ होगा इससे, इन चीज़ों से, कि अपन ने क्या करे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए। कितनी होती है, 7 होती है, सबको अलग अलग मेजर करने के लिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, अपन इसको LMTC ताई करके याद कर सकते हैं, LMTC और फिर ताई, ऐसे तुम इसको याद रख सकते हो। L का मतलब लेंथ है, M का मतलब क्या हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, फिर उसके बाद करंट हो गया, टेम्परेचर, अमाउंट और इंटेंसिटी। ये 7 यूनिट होती हैं, तो सातों के सातों रट लेना, है ना, पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका नेम ऑफ SI यूनिट क्या है, ये SI यूनिट में नापा जाता है। कहीं पर भी तुम देखोगे तो लेंथ को बुक में या मेजर किया जाएगा, या क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पर तुम्हें लेंथ को मीटर में लेना पड़ेगा। कई जगह पर सेंटीमीटर भी लेते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन फिजिक्स में तो ज़्यादातर मीटर में लेते हैं। तो ये चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए। सिंबल वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है कि SI यूनिट क्या है। मीटर को M से शो करेंगे, किलोग्राम, केजी, मास को नापेंगे, टाइम को नापेंगे सेकंड में, करंट को नापेंगे एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट को मोल में। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना ही है अपने को, तो इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि अमाउंट को मोल में लेते हैं। इंटेंसिटी को अपन कैंडेला में लेते हैं, लेकिन ज़्यादा इंटेंसिटी पढ़ा भी नहीं जाता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में थोड़ी बहुत है। ये ध्यान रखना कि ये वाली चीज़ मिस कर देते हैं बच्चे, केल्विन में। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया रहता है, उसको केल्विन में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ तक कुछ बेसिक चीज़ें तो समझ में आई रही है, और बेसिक पढ़ते हैं अपन आगे। अगली चीज़ है अपने पास डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, जब भी अपन किसी भी नंबर का या किसी भी फॉर्मूले का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी यूनिट भी मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर तुम एरिया देखोगे तो डिराइव्ड यूनिट क्या बनेगी, एरिया अपन कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू में विड्थ करते हैं। अब लेंथ इनटू में विड्थ करोगे तो लेंथ का मतलब भी तो क्या है, मीटर में ही नापोगे। विड्थ भी किस में नापी जाती है, मीटर में ही नापी जाती है। तो मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई होगा तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे अपन किसी भी फॉर्मूले को बनाते हैं तो उसकी यूनिट भी मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर डिवाइड होगी तो डिवाइड भी हो जाती है। बहुत सारी ऐसी यूनिट्स मिलेंगी आगे, डिवाइड होने के बाद यूनिटलेस बन जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। ये बहुत सारी हैं, यूनिट एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, डेंसिटी की यूनिट हो जाती है केजी पर मीटर क्यूब बोलते हैं। ये जो इन्वर्स लगा हुआ है इसको अपन पर पढ़ते हैं, पर नीचे रहता है वो, ठीक है। तो ये अपने पास डिराइव्ड यूनिट हो गई। फिर उसके बाद हम मास और वेट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मास का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा जो वजन है वो 70 किलो के आसपास है। तो मेरा वजन पूरी दुनिया में मैं कहीं भी चले जाऊंगा 70 किलो ही होगा। लेकिन ग्रेविटी मेरे ऊपर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, या मैं यहाँ खड़े होकर के इस टाइल्स पे कितना वजन लगा रहा हूँ, वो एक्चुअल में मेरा वेट होता है। तो यहाँ पर मास जो है वो हमेशा फिक्स ही होता है, चेंज नहीं होता। मान लो कि मेरा जो वजन है वो 70 किलो का है। अब 70 किलो अगर मैं किसी मशीन के ऊपर नापूंगा, जो वजन नापने की मशीन होती है वो फोर्स नापती है एक्चुअल में। फोर्स नापने के बाद वो उसको ग्रेविटी से डिवाइड कर देती है। तो फिजिक्स में अपन मास को किससे शो करते हैं, m से। लेकिन जो वेट होता है, वेट को अपन शो करते हैं W इक्वल में mg। अब मैं बार बार फिजिक्स का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें फिजिक्स में यूज़ होंगी यार, यहाँ ज़्यादा यूज़ नहीं होंगी, बेसिक केमिस्ट्री में दिया हुआ है। तो ये जो होता है वो g है। अब यहाँ पर g तुम्हें पता होगा कि g क्या होता है, ये होता है अपना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन।
गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं इसको अपन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। कितनी वैल्यू होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, लगभग 10 में ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई तुम इसमें करोगे तो जो वेट निकल के आएगा W, वो W कितना हो जाएगा? 700 न्यूटन। तो एक्चुअल में ये फोर्स होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर, तुम्हारा मैटर का वजन कितना, अमाउंट कितना है प्रेजेंट इन इट, वाइल वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। फोर्स होता है एक टाइप का ही, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितना लगा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हुआ तो मेरा फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि जो अर्थ होती है वो ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। मैं दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, उसको अपन यहाँ पर वेट नहीं बोलेंगे, वेट हमेशा ग्रेविटी की साइड में लगता है, ग्रेविटी इस तरफ लग रही है। अब मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, अपन इसको केजी बोलेंगे। और ये पता ही होना चाहिए तुम्हें कि 1 केजी जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। और अगर और आगे बढ़ोगे तो 1 केजी जो होता है वो 10⁶ मिलीग्राम के बराबर होता है। मिली जो है वो प्रीफिक्स होता है, ग्राम के आगे लगाया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक सी पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, मास और वेट क्लियर होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है मैंने पहले ही बताया कि कोई भी मैटर एक मास रखता है और वो कुछ जगह को ऑक्यूपाई करता है, 3 डायमेंशन में ऑक्यूपाई करता है, एक हाइट में, लेंथ में और विड्थ में। तो लेंथ, हाइट, विड्थ इसका क्या हो जाती है? फॉर्मूला हो जाता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तुमने पढ़ा भी होगा कि वॉल्यूम जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? सब लेंथ के ही है, मतलब मीटर का मल्टीप्लाई मीटर में करेंगे तो यहाँ पर मीटर का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो मीटर क्यूब बनेगी, एसआई यूनिट। अब वॉल्यूम क्या होता है? जितना भी वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको अपन उसका वॉल्यूम बोलते हैं। लेंथ 3 डायरेक्शन में करता है। इसका एक एग्जांपल भी है मेरे पास। एग्जांपल क्या है? ये क्यूब मान लो, है ना, देखो यहाँ पर ये 3 डायरेक्शन में जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, 3 डायरेक्शन में जा रहा है। एक छोटा सा क्यूब रखा हुआ है, उस छोटे से क्यूब की लेंथ मान लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वो 3 डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। ये चार्जर ले लेते हैं अपन समझने के लिए। ये इस टाइप से है वो छोटा सा क्यूब, ये 3 डायरेक्शन में जा रहा है, इधर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो इस कोने को समझो, ये 3 डायरेक्शन में जा रहा है। अब सपोज करो कि तीनों डायरेक्शन में उसकी जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो तीनों का मल्टीप्लाई होगा लेंथ, विड्थ और हाइट का, तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये सपोज करो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें अगर मैं पानी भरने जाऊंगा तो पानी कितना भरा आएगा? 1 ml। तो 1 सेंटीमीटर जो क्यूब है वो बराबर किसके होता है? 1 ml। तो 1 ml नापना हो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को पानी भर के देख लो तो 1 ml के बराबर हो जाएगा। अब अगर मान लो मैं ऐसे 10 रख देता हूँ इधर, छोटे छोटे क्यूब, 10 उधर रख देता हूँ, 10 इधर रख देता हूँ, तो सब मिल करके 10 10 10 ऐसे मल्टीप्लाई होते होते 3 बार मल्टीप्लाई होंगे, क्यूब हो जाएगा। तो 10 का क्यूब कितना हो जाता है? 1000। अगर इसका वॉल्यूम देखोगे 1 यूनिट का तो 1 सेंटीमीटर, टोटल वॉल्यूम देखोगे तो बन जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है वो 1000 ml के बराबर होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 ml आ रहा है तो उसमें 1000 ml आएगा। अब ये कुछ यूनिट्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह ही काम आएगा। तुम्हें क्या क्या याद रखना है? 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 लीटर के। डबल लिख रहा हूं मैं, 1 लीटर के बराबर होता है। 1 लीटर किसके बराबर होगा? 1000 ml के बराबर होगा। उस 1000 ml को तुम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो। इन चीज़ों को तुम्हें ध्यान रखना है, रटना है। बेसिक है, बेसिक रटना पड़ता है। बेसिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपन को क्या करेंगे? याद करने पड़ेंगे, तब जाकर के तुम्हें आगे समझना पड़ेगा। जैसे मेरा मानना है कि यार पढ़ाई का ना एक सिंपल सा उसूल है, अगर तुम्हें स्टडी करनी है तो स्टडी को पहले समझो कि कौन सी चीज़ जो है वो डाटा होती है और कौन सी चीज़ जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है। अब जब कॉन्सेप्ट तभी बनेगा जब तुम्हें डाटा क्लियर होगा। मैं बहुत सारी चीज़ें अभी बता रहा हूँ कि यार ये डेटा जो भी बोलो, डेटा क्लियर होगा, याद होगा बहुत अच्छे से, तो सब समझ में आएगा। तो ये क्लास पूरी अपनी सिर्फ डेटा के ऊपर है। समझने में ज़्यादा चीज़ें अपन लगाएंगे नहीं, ये है भी नहीं कॉन्सेप्ट लगाने वाले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी मिलेंगे नहीं अपने को लगाने के लिए। वॉल्यूम पे क्या ही क्वेश्चन आएगा, तो कॉन्सेप्ट बाद में अपन सीखेंगे, लेकिन पहले तुम्हारा पूरा का पूरा डेटा क्लियर होना चाहिए, तब तुम ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपने पास आती है डेंसिटी। तो पहले मास वेट हो गया, फिर वॉल्यूम हो गया, अब डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? तो डेंसिटी को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं कि कितना मास है और कितनी जगह उसने ऑक्यूपाई कर रखी है। तो मास बाय वॉल्यूम, इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। कोई डी से शो करता है, कोई रो से भी शो करता है। डेंसिटी को अपन डी लिखेंगे। मास का मतलब क्या हो गया? एम से, और वी का मतलब वॉल्यूम हो गया।
ये बन गया। अब इसको मैं मास को केजी से एसआई यूनिट में मेजर करूंगा और वॉल्यूम को अभी बताया मीटर क्यूब में, तो इसकी जो यूनिट है वो बनेगी केजी पर मीटर क्यूब, ये बन जाती है। अब यहाँ पर देखो इसकी डेंसिटी क्या है वो बता ही दिया मैंने कि मास जो है वो प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है, यूनिट वही बनेगी केजी पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर जो वाटर होता है उसकी कम से कम डेंसिटी पता होना चाहिए। वाटर की जो डेंसिटी है वो होती है 4 डिग्री पर, 4 डिग्री पर डेंसिटी कितनी होगी वाटर की, वो होती है 1 केजी पर मीटर क्यूब। अगर इसी को उसमें भरें अपन किसमें, सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अपन वाटर का एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट 4 डिग्री पे होता है, आइडियल माना जाता है, हाई डेंसिटी होती है। और किसी भी झील का, तालाब का सबसे नीचे वाला जो पानी होता है वो सबसे हाई डेंसिटी का होता है और उसका टेम्परेचर 4 डिग्री होता है, उसी पर मछलियां जिंदा रहती हैं। पढ़ोगे फिजिक्स में। आगे बढ़ते हैं अपन टेम्परेचर। तो मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कहीं पर भी पढ़ोगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दी रहती है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम उसको हर बार 99% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर डिग्री को केल्विन में बदलना ही पड़ेगा। अगर तुमने नहीं बदले क्वेश्चन गलत है, मतलब आंसर गलत आएगा। और जो डिफरेंस वाले होते हैं चीज़ें, जैसे कि डेल टी होता है, डेल थीटा होता है, वहाँ पर तुम जो वैल्यू दी है उसका डिफरेंस निकाल के रख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में वैल्यू डायरेक्ट टेम्परेचर की ले रहे हो तो उसको केल्विन में लेना पड़ेगा। अब अपने पास कितने मेजरमेंट हैं, और भी होते हैं, है ना, 4 होते हैं स्टैंडर्ड बुक में, लेकिन अपने को केमिस्ट्री में तो 3 ही पढ़ने हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और साथ ही साथ होता है केल्विन, तीनों होते हैं। अब क्वेश्चन में तो किस में दिया जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो तुम डिग्री से कैसे बदलोगे। डिग्री से बदलने के लिए तुम्हें यहाँ पर अटक गया, देखो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर दिया जाएगा और किस में बदलना है तुम्हें, केल्विन में, तो बहुत सिंपल है। केल्विन बराबर क्या होता है, जो भी डिग्री सेंटीग्रेड है प्लस 273.15 को जोड़ देना तो वो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। लेकिन ये जो पीछे की वैल्यू है ना 15 वो अपन लेते नहीं है, बहुत माइनर है वो उसके बदले में, क्योंकि 273 बहुत बड़ा है तो उसको मत लेना, 273 जोड़ देना। फिर उसके बाद अगर मान लो तुम्हें किस में दिया जाए, डिग्री सेंटीग्रेड में, और तुम्हें बदलना पड़े किसमें, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करोगे तुम, 9/5 का मल्टीप्लाई करोगे डिग्री में, प्लस क्या कर देना 32 को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ़ारेनहाइट में। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं, जैसे अपना जो बॉडी टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, अप्रॉक्स ले लेते हैं अपन, एग्जैक्ट नहीं लेते, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.5 भी आता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को मान लो मेरे को बदलना है कि केल्विन में बदल के बताओ, तो केल्विन में बदलने के लिए 273 इसमें ऐड कर दोगे, कितना, जो भी डिग्री सेंटीग्रेड में है 37, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 3 10 0 और 7 3 10 और 1 11, फिर बच गया 2 और 1 3, 310 केल्विन अपना बॉडी टेम्परेचर होता है। तो इस टाइप से निकाल लोगे। जनरली क्वेश्चन में जो दिए जाएंगे वो तुम्हें क्या दिए जाएंगे, रूम टेम्परेचर दिया जाएगा कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो रूम टेम्परेचर अपन 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, तो केल्विन में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 298 केल्विन। तो इसको फटाफट याद रखना, अगर तुम्हें 27 डिग्री सेंटीग्रेड देगा तो ऑब्वियस ही बात है 300 केल्विन हो जाएगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे वैल्यू दी जाती है, तो उसको तुम फटाफट रख करके याद करके निकाल लेना। ध्यान रखना ये ह्यूमन है, याद रखना कि इस टाइप से वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। अब अपने पास ये वही कुछ टेम्परेचर है ना, केल्विन के हैं, सेल्सियस के हैं, फ़ारेनहाइट के हैं। वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज होता है, कितने डिग्री पे बॉईल होता है, या फिर रूम टेम्परेचर कितना होता है, उसकी वैल्यूज़ हैं। जैसे 0 डिग्री पर वाटर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रूम टेम्परेचर नॉर्मल अपन मानते हैं, लेकिन अभी गर्मी है, पसीना भी आ रहा है, तो ये टेम्परेचर अभी लगभग 40 डिग्री तो रहेगा। अपनी बॉडी टेम्परेचर से हाई रहता है तभी गर्मी लगती है, कम रहेगा तो ठंड लगेगी। बॉईल होगा किस पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको बदलना होगा तो तुम ऐसे बदल सकते हो, इस टाइप से बदल सकते हो। फ़ारेनहाइट में मुझे बदल के बताना कि अपना बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, क्योंकि बुखार अपन नापते हैं तो 101 डिग्री 100 डिग्री इस टाइप से होता है। जनरली अपन वाटर के लिए ये टेम्परेचर लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर थर्मामीटर में लेते हैं तो ये लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अपन ये लेते हैं। लेकिन अपने को ध्यान ये रखना है कि ये जो है वो एसआई यूनिट है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अपन, टेम्परेचर भी क्लियर हो गया, अब आते हैं प्रेशर पर। तो मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर। अब आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, कोई भी सरफेस एरिया पर
ऐसा हाथ रख दो, ये इतना मेरा सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया उस सरफेस एरिया के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल में फोर्स पर एरिया के हिसाब से अपन लगाते हैं। यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब फोर्स की जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है, न्यूटन। पूरी दुनिया को पता है कि न्यूटन इसकी यूनिट होती है। एरिया की यूनिट मैं पहले बता चुका हूँ कि मीटर स्क्वायर होती है, तो इसका अपने पास यूनिट बनेगी ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जनरली इसको अपन नापते किस में है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, क्योंकि तुमने प्रेशर सुना भी होगा 1 atm 2 atm 5 atm इस टाइप से। जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल होता है सी लेवल पर वो 1 atm होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन 1 atm लेते हैं। लेकिन किसी मशीन में पंप में ज़्यादा एटीएम का प्रेशर जनरेट हो जाता है, उसको अपन एटीएम में नापते हैं। लेकिन ये एक बिहेवियरल यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम तुम्हें यूज़ क्या करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, इसकी ऐसा यूनिट ये है। हाँ, इसको पास्कल ने दिया था तो पास्कल भी बोलते हैं, पीए का मतलब यहाँ पर पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल में। लेकिन इसकी जनरल यूनिट जो होती है वो एटीएम अपन लेते हैं। अब यहाँ पर चेंज कैसे करेंगे, तो चेंज करने के लिए ये सब याद मत रखो, मैं बता देता हूँ तुम्हें अलग से। एक एटीएम, इसको रट लेना कि एक एटीएम जो है, अगर तुम बैरोमीटर में नाप रहे हो तो उसको अपन मर्क्यूरी लेवल पे नापते हैं। तो ये याद रखोगे कि एक एटीएम जो है वो 760 mmHg के बराबर होता है। नॉर्मल इन जनरल वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा हूँ, 760 mmHg एक एटीएम के बराबर। अगर इसको मैं बार में लूंगा तो 1.013, आगे का भी होता है 22, लेकिन अपन नहीं लेते हैं, ये हो जाता है बार। अपन जनरली इसको ले लेते हैं किसके बराबर, 1 के बराबर ही। अगर मैं इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नापूंगा तो ये बनेगा 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इतना कम से कम तुम्हें याद होना चाहिए। प्रेशर अगर कहीं पर भी आया तो इतना तो याद होना चाहिए। अब यहाँ पर ये वाली जो यूनिट है, ये यूनिट है अपने पास एसआई यूनिट, और अगर ये याद रहेगी तो बढ़िया रहेगा यार। ज़्यादातर क्वेश्चन में एसआई यूनिट ही रखते हैं अपन, लेकिन केमिस्ट्री में एटीएम या फिर एमएमएचजी यूज़ करते हैं, वो पीछे वाला कम यूज़ करते हैं। अच्छा, इनके कुछ अलग नाम भी हो सकते हैं क्या, तो बिल्कुल हो सकते हैं। एमएमएचजी जो है वो किसके बराबर होता है, इसको अपन टॉर भी बोलते हैं, और इसको अपन ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो अभी बताया था कि इसको तुम पास्कल भी बोल सकते हो, ये पास्कल हो गया। तो इतना कम से कम तुम्हें पता होना चाहिए प्रेशर के बारे में। तो 1 atm अप्रॉक्स 1 बार ले लेंगे अपन, और इस टाइप से अलग अलग यूनिट्स हैं, पर कोई मतलब नहीं है। जो मैंने बताया है अभी, ये तुम्हें रटना है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर एरिया होता है, और ये उसकी अलग अलग यूनिट्स हैं। इतना अगर याद करते चलोगे ना साथ साथ, आगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसको एक शॉर्ट फॉर्मूला बुक बना लो या कुछ भी बना लो, कहीं पेज पे लिख लो कि यार ये इतनी चीज़ें हमको बेसिक आना चाहिए यूनिट वाइज। और भी देखो आगे, अगला क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन कुछ भी नहीं है, और जैसे पावर में लिखते हैं अपन वो है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पावर आगे पीछे करने में ना बहुत प्रॉब्लम आती है कि पावर कब कम करनी है, 10 की पावर कब बढ़ानी है। इसको समझो, अपन कभी भी साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस टाइप से करते हैं, है ना। इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, n इंटू में 10 की पावर n होता है। ये जो स्मॉल n है ये क्या है, एक्चुअल में इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंट, पर मैं एक्सपोनेंट नहीं बोलूँगा, मैं इसको पावर बोलूँगा। पावर मतलब डॉक्टर जेकाल शक्तिमान अगर देखा होगा तो, नॉर्मल बीता हो बचपन तो, इसको मैं आगे जा कर के बोलूँगा पावर। हिंदी में अपन घात बोलते हैं, इंग्लिश में अपन एक्सपोनेंट या फिर अपन बोल देते हैं पावर। ये पावर कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव अपन कैसे भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि किधर क्या जा रही है वैल्यू। ये जो n है ये क्या होगा, तो ये जो n है ये वैल्यू जो होगी ना वो 1.0 से ले करके 9.9 के बीच में हो सकती है। इसका मतलब कभी भी पावर में रिप्रेजेंट करना हो तो 1.0 से लेकर के 9.9 के बीच की ही वैल्यू लिखते हैं अपन, इसके ऊपर नहीं जाते हैं। मतलब कुल मिला के एक इकाई के बाद ही अपन दशमलव लगा देते हैं, हिंदी में बोले तो दशमलव पॉइंट लगा देना और कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये अपने पास 342 है, इसको समझते हैं अपन अलग से। यहाँ पर स्मॉल n बता दिया मैंने कि एक्सपोनेंट है, और जो कैपिटल N है वो जो वेरीज करता है वो 1.00 से लेकर के 9.99 के बीच में होता है। इसको समझो कि पावर इधर उधर जाएगी तो तुम उसको कैसे रखोगे, इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो एग्जाम्पल है उसको ही ले लेते हैं, 342.025 ऐसे ले लिए अपन ने। यहाँ पर मेरे पास एक कोई वैल्यू है, इसको मेरे को वो जो पावर वाला कॉन्सेप्ट था साइंटिफिक नोटेशन उसमें चेंज करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3.42025
इस टाइप से, और मैंने देखो इसका पॉइंट उधर खिसकाया है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके मेरे को लिखना पड़ेगा 10 की पावर 2। अब ये 10 की पावर 2 है, अगर मैं पॉइंट इधर उधर खिसकाऊंगा तो क्या डिफरेंस आएगा। अगर मान लो मैं और इधर ले जाता, मान लो इधर लेके जाता, इसी वैल्यू को पॉइंट को खिसका के इधर ले जाऊं, इसको मैं ऐसा लिख दूं 342 फिर उसके बाद 2.5, तो पावर जो है वो 10 की पावर माइनस हो जाएगी, मतलब पावर कम हो रही है। अगर मैं लेफ्ट साइड कम लेके जा रहा हूं तो पावर बढ़ रही है, राइट साइड लेके जा रहा हूं तो पावर जो है वो कम हो रही है। नेगेटिव में कम होने का मतलब नेगेटिव वैल्यू बढ़ना होता है, वो तो तुम्हें पता होगा। मेरे को इतना समझ में आता है कि यार ये तो पता ही होगा, 0 1 2 3 इधर -1 -2 -3, इधर की वैल्यू छोटी और उधर की वैल्यू बड़ी होती जाती है। जितना माइनस छोटा मतलब बड़ा होगा वो उतनी वैल्यू छोटी होती जाती है। -4 और छोटा होगा, -5 और छोटा होगा, तो इधर आने पर वैल्यू छोटी होती है, उधर जाने पर बढ़ती। लेकिन याद कैसे रखोगे कि कब बढ़ाना है कब कम करना है। सिंपल सा, नंबर के आगे तरफ खड़े हो जाओ। अगर मैं इस तरफ पॉइंट को खींच रहा हूं, इधर पॉइंट को खींच रहा हूं, तो वो पॉइंट मेरे पास आ रहा है, पास आ रहा है तो नजदीकियां कम हो रही है, नजदीकियां कम हो रही है, पास आ रहा है। नजदीकी पास आने का मतलब है पावर को बढ़ाना है ना, नजदीकी बढ़ रही है पावर बढ़ेगी, जितना पास उतनी ज्यादा पावर, तो जितना पास उतनी ज्यादा पावर, मतलब पॉइंट जितना इधर आते जाएगा पावर बढ़ाते जाना। नजदीकियां बढ़ रही हैं, उधर जा रही हैं, तो क्या हो रही है, पावर घट रही है। तो सिंपल सा, अगर पहले नंबर पे है जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर के पास अगर नजदीकी, नजदीकी कैसे लिखते हैं, नजदीकी, अगर नजदीकी बढ़ रही है तो पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसे याद रखोगे, सिंपल है। अगर नजदीकी कम हो रही है, नजदीकी नहीं लिखते आ रहा है यार, हिंदी बिगड़ गई पूरी। नजदीकी अगर कम हो रही है तो पावर भी कम हो रही है। ऐसे खड़े हो जाओगे, पहला नंबर देखोगे, नजदीकी बढ़ रही है, पास आ रहा है, पास आने पर पावर बढ़ानी, दूर जाने पर पावर कम करनी है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसको अपन साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। किसी भी नंबर को तुम कैसे भी लिख सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2026 ही ले लेते हैं, 2026 ले लेते हैं पॉइंट, और कुछ ले लेते हैं। आज जो है वो 11 मई है, 11 ले लेते हैं, 06 ले लेते हैं। अगर मान लो मैं इसको सही तरीके से साइंटिफिक तरीके से लिखना चाहूंगा तो साइंटिफिक नोटेशन क्या था, पहले नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट लगा दो इस टाइप से, 1106 ऐसे लगा दिए। अब मैंने कितना नजदीकी बढ़ाई, 3 बार, 1 2 3, नजदीकी बढ़ी पावर बढ़ी, 3 नजदीकी बढ़ी तो 3 पावर बढ़ी, है ना, सिंपल। इस टाइप से तुम याद कर सकते हो, बहुत इजी है और डिफिकल्ट लगता है बच्चों को ये। आगे बढ़ते हैं अपन, साइंटिफिक नोटेशन हो गया। अब साइंटिफिक नोटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, साइंटिफिक नोटेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि तुम कभी भी इस टाइप से चीजों को जोड़ नहीं सकते जिनकी पावर अलग अलग है, 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 3 है, नहीं जुड़ेंगी, डायरेक्ट नहीं जुड़ेगी। साइंटिफिक नोटेशन को जोड़ने के लिए जो है वो पावर सेम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हें इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ कि जो पॉइंट है ना वो इधर उधर खिसका करके तुम्हें पावर इक्वल इक्वल करनी पड़ेगी। यहाँ पर 3.425 इंटू 10 की पावर 4 जो है वो 3.425 इंटू 10 की पावर 3 में ऐड नहीं हो सकता, तब तक नहीं हो सकता जब दोनों की पावर सेम ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या किया गया, पावर को देखो और पास ले आए, और पास लाने से पावर और बढ़ गई, नजदीकी अपने तरफ बढ़ रही है, पावर बढ़ा दो तो पॉइंट इधर किसका, पावर बढ़ गई, दोनों की पावर क्या हो गई, सेम सेम। अब पावर सेम हो गई तो पीछे पावर सेम लगा देंगे और इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो आंसर आ गया। इस टाइप से अपन एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे, इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है। अगर पावर अलग अलग है, एक्सपोनेंट अलग अलग है तो वो एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं हो। अच्छा, मल्टीप्लाई का भी सीख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। साइंटिफिक नोटेशन में क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मेरे को डिवाइड करना है तो दोनों का जो बेस है पहले तो इक्वल होना चाहिए। बेस इक्वल होगा तो जो पावर है वो माइनस हो जाएंगी। अगर मान लो बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर दोनों का बेस इक्वल है और पावर लग रही है अलग अलग तो पावर को बेस इक्वल रखते हुए पावर को माइनस करना है। लेकिन अगर मान लो जो बेस है वो इक्वल है और पावर जो है वो अलग अलग है तो बेस इक्वल रखते हुए पावर को जोड़ दें। कैसे जोड़ेंगे, कुछ भी नंबर मन से सोच लेता हूँ, 2 इंटू 10 की पावर 5 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पर ले लेते हैं अपन, कितना ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 5 इंटू 10 की पावर 3 ले लेते हैं, इस टाइप से।
तो मैं 2 डिवाइडेड बाई 5 है, इसको वैसे ही रख लेता हूँ, इसको बाद में काट सकते हो, लेकिन एक्सपोनेंट को अपन कैसे करेंगे, ये 10 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है वो माइनस होगी, तो 10 की पावर 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2/5 इंटू 10 की पावर 2। इसको और सॉल्व करना है तो 200/5 ऐसे सॉल्व कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 40। ये आंसर आ गया। लेकिन अगर इस टाइप से देखना हो तो ऐसे भी बहुत सारे हैं, इजी वाला, इजी का यही ले लेते हैं, 2 की पावर इस टाइप से मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 की पावर 3 लिए थे। अब यहाँ पर देखो आगे आगे वाले का तो मल्टीप्लाई हो गई, तो 5 2 सा कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई। अब इन दोनों के जो बेस हैं वो इक्वल हैं, तो पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और जुड़ने के बाद 10 इंटू 10 की पावर 6 है, इसकी पावर 1 है तो और जोड़ दो तो 10 की पावर 7। इस टाइप से अपन करेंगे मल्टीप्लाई, इस टाइप से करेंगे अपन डिवीजन। इसलिए साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पड़ती है कि जब भी जोड़ो, माइनस करो, कुछ भी करो, लेकिन पावर रखनी है सेम, पावर अलग नहीं होनी चाहिए। पावर सेम करने के लिए मैंने बता दिया कि नज़दीकी बड़ी, पावर बड़ी, नज़दीकी दूर गई तो पावर कम हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस टाइप से साइंटिफिक नोटेशन होगा। अच्छा, अब यहाँ पर डिटर्मिनेशन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर लेते हैं अपन, कि अपन यहाँ पर देखो, माइक तो नहीं कर पड़ोगे, देखो यहाँ पर अपन साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि तुम्हारे पास जो नंबर है, वैल्यूज है आगे की, वो पावर की बात अलग है। अब सिर्फ आगे की बात कर रहे हैं अपन, जो कैपिटल एन था, कहाँ गया, ये वाला है ना, इसके अंदर ये जो आगे वाली वैल्यू थी ना, ये एन, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इसमें से अपन निकालेंगे। जैसे ये जो है तुम्हारे पास कितने नंबर्स जो हैं वो एक्चुअल में काम के हैं, कुछ फालतू भी होते हैं, कुछ काम के होते हैं। तो सिग्निफिकेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि कितने नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं अपने पास, क्योंकि अपन बड़ी बड़ी वैल्यू को ऐसे पावर में तो लिख देंगे, लेकिन आगे का इंपॉर्टेंस भी समझना पड़ेगा, तो उसको सिग्निफिकेंट नंबर भी बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। इसको पता करने के 5 रूल हैं अपने पास, वो 5 रूल यूं ही याद हो जाएंगे तुम्हें चुटकियों में। देखो, पहला रूल क्या है कि जितने भी नॉन जीरो होते हैं, नॉन जीरो का मतलब 1 से 9 के बीच में जो नंबर होते हैं वो नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, सबके सब सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे 175 सेंटीमीटर है, इसके अंदर 175 में कितने डिजिट है, 3 है, तीनों के तो इन्हों नॉन जीरो हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास 3 सिग्निफिकेंट नंबर। ये पहला रूल याद रखना है तुम्हें, इसको अपन वापस से रिवाइज भी करेंगे। दूसरा रूल क्या है, जो भी जीरो होते हैं जो प्रीसीडिंग करते हैं फर्स्ट नॉन जीरो को, जैसे एग्जांपल के तौर पे 0.03, इसके अंदर कितना एक्चुअल में है यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर 1। मतलब कि क्या है कि अगर मान लो पॉइंट लगा रहे हो, तुम कुछ भी लगा रहे हो, तो अभी मैंने बताया कि वो जो एक्सपोनेंट के आगे कैपिटल एन था वो एक्चुअल में 1.0 से लेकर के 9.99 के बीच में होना चाहिए। अगर मैं इसके आगे 0 लगा रहा हूँ ना, ये 0 तो बेमतलब है, क्योंकि मेरे को एक नंबर से स्टार्ट करना था, जो फर्स्ट नंबर है। आगे के जो 0 है ना वो बकवास है, कोई मतलब के नहीं, तो ये जो आगे लगेगा उसको नहीं काउंट करेंगे अपन। तो अगर मान लो ये इस टाइप से 0.03 भी है तो भी एक ही नंबर माना जाएगा। और भी देख लेते हैं अपन, जैसे कि मान लो 0.00205। अच्छा, मैं अभी बीच वाले 0 नहीं बताया है, तो अपन इसको 25 रखते हैं। तो ये जो आगे के 3 0 है ना, कोई मतलब के बकवास है। सिर्फ नंबर कहाँ तक आएगा, 2 इसके सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, 2 और 5। तो जो भी प्रीसीडिंग होता है, आगे लगने वाले होते हैं, उसको काउंट नहीं करना है। सभी नॉन जीरो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट नंबर है। जो भी प्रीसीडिंग करती है, आगे नंबर आता है, उसको अपन क्या मानते हैं, कुछ नहीं मानते। अब जितने भी जीरो किसी भी नॉन जीरो के बीच में आएंगे, 1 और 9 के बीच में कोई भी जीरो फंस गया, वो काम का है, क्योंकि वो आगे जाकर के एक नंबर बता रहा है। जैसे यहाँ पर ये 2 जीरो जो हैं वो बीच में फंस गए 2005 में, तो ये 2.005 में 2 जीरो जो है ना, उसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। तो 3 रूल तो याद रहेंगे ही तुम्हें। पहला क्या है, 1 से 9 तक सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर किसी भी नंबर के आगे 0 लगा हुआ है, कोई मतलब का नहीं लगा है। अगर 2 नॉन जीरो के बीच में 2 0, 3 0, 10 0 कितने भी आ जाएंगे, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। चौथा रूल क्या बोलता है कि जो 0 होते हैं वो बाद में जो लगते हैं, एंड या फिर राइट साइड में लगते हैं, जैसे कि 6.00 सेंटीमीटर, इसके अंदर ये 0 काउंट किया जाएगा। पहले वाला 0 काउंट नहीं होगा, लेकिन बाद वाला 0 काउंट होगा, है ना। ये तुम्हें ध्यान रखना, बीच वाला 0 और बाद वाला 0, तो ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे, 3 नंबर हो जाएंगे। अगर एग्जैक्ट नंबर बोल दिया जाए, एग्जैक्ट नंबर बोल दे और कोई ना कोई एक क्वांटिटी को बता दे या किसी ऑब्जेक्ट को बता दिया जाए, तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। अब ऐसा क्यों होगा, जैसे 4 पेन है, मैं 4 पेन को कैसे भी लिख सकता हूँ, 0.4 इंटू में 10 की पावर -1, या आगे पीछे 4.0000 लगाते जाऊँ, मेरा मन यहाँ तक 4.00 लगाते जाऊँगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्चुअल में इनफाइनाइट नंबर बन सकते हैं, ऐसे लगाते जाओ, कोई इसकी वैल्यू चेंज थोड़ी ना होगी, लेकिन 0 तो लगा सकते हैं अपन, इनफाइनाइट लगा सकते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर जो होता है वो इनफाइनाइट
सिग्निफिकेंट नंबर रखता है। तो यहाँ से तुमने 5 चीज़ें तो सीख ही लिए, 5 पॉइंट हैं अपने पास। अब ये 5 पॉइंट क्या हैं, जितने भी नॉन ज़ीरो हैं सबके सब सिग्निफिकेंट हैं, नॉन ज़ीरो सब सिग्निफिकेंट, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये सब सिग्निफिकेंट नंबर है। जितने भी जो भी ज़ीरो पहले लगेगा है ना, जो पहले के ज़ीरो, अब अपन इसको इंग्लिश में नहीं बोलते, ऐसा लिख देते हैं, पहले आने वाला ज़ीरो, पहले आने वाले ज़ीरो नहीं माने जाएंगे, बाद वाले ज़ीरो माने जाएंगे, बीच में आने वाले ज़ीरो माने जाएंगे, हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, बीच में आने वाले ज़ीरो माने जाएंगे। जो भी एग्जैक्ट नंबर बोल दिया गया, एग्जैक्टली बोला गया है ना, एग्जैक्टली अगर कुछ भी बोल दिया एग्जैक्टली नंबर होगा तो उसके इनफाइनाइट बन सकते हैं अपने पास क्या, सिग्निफिकेंट नंबर। तो ये 5 रूल कम से कम याद होना चाहिए सिग्निफिकेंट नंबर के लिए। 2 या 3 बार पीवाईक्यू में क्वेश्चन मिलेगा, या तो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, कहीं भी आ सकता है, तुम्हें तो स्कोर करने से मतलब है। अब यहाँ पर बात वही आती है, सिग्निफिकेंट नंबर को ऐड कैसे करोगे, डिवाइड कैसे करोगे, वो रूल तुम्हें पता होना चाहिए। ऐड करना, डिवाइड करना या फिर मल्टीप्लाई करना, इधर मल्टीप्लाई भी है, तो तुम्हें दोनों ही चीज़ों में बस ये याद रखना है मिनिमम कॉन्सेप्ट, मिनिमम नंबर, यहाँ भी मिनिमम और यहाँ भी लीस्ट नंबर। तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, पॉइंट का ध्यान रखना है। अब मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, इसमें है क्या एग्जांपल, नहीं है अपने पास, तो एग्जांपल अपन ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2.050 ऐसे ले लेते हैं, या फिर मैं ले लेता हूँ इसमें ऐड करने के लिए 0.0, ये वाला नंबर नहीं ले, अपन कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर लेते हैं, 13.00 ले लेते हैं। इन दोनों को मेरे को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करने पर क्या होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैंने जो भी नंबर लिए हैं उसके अंदर मेरे पास जो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर वाला क्वांटिटी होगी, बस उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पर मैं शो करूंगा। जैसे इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर कितने थे, 4 हैं, बाद वाला भी अपन ने एग्जाम्पल ही गलत ले लिए। देखो एग्जाम्पल थोड़ा सा बदलते हैं अपन, इसमें 2-3 नंबर ले लेते हैं, दिमाग में सूझा नहीं यार नंबर अच्छा वाला, और कोई सा ले लेते हैं, 2.5 ले लेते हैं, तो कुछ नहीं लगाते, इसमें अपन ले लेते हैं 14.2 ले लेते हैं, ऐसे नंबर ले लेते हैं। और इनको अब क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब इनको ऐड करो, ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 का 0 ही आएगा, इसमें 5 का 5 आएगा, इसमें 7 आएगा, पॉइंट लगा दोगे, 5 और 2 7 और 4 11, 1 आएगा, 1 और 2 1 2 3 आएगा, ये नंबर मेरे को मिल गया। लेकिन मैं इस सिग्निफिकेंट नंबर को सिर्फ कब तक शो करूंगा, जो मेरा मिनिमम नंबर वाला होगा। मिनिमम नंबर वाला क्या था मेरे पास, ये था मेरे पास मिनिमम नंबर वाला 2.5। इसमें सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट नंबर थे, 2 सिग्निफिकेंट नंबर थे, तो अपन पूरी जो आंसर आया उसमें सिर्फ शो किसको करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट नंबर, मतलब कि सिर्फ 31। बाकी सब जो है वो अवॉइड कर दिया जाएगा। इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ये ध्यान रखना है तुम्हें, या तो तुम ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, घटाओ जोड़ो, कुछ भी करो। जितने भी 4-5 नंबर हैं तुम्हारे पास, सबको जोड़ रहे हो, सबको घटा रहे हो, तो जिन 4-5 नंबर में से सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर जिसमें थे उसको यहाँ शो करना है, बाकी को शो नहीं करना, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है। सेम टू सेम किसमें है, मल्टीप्लाई करने में। अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो, डिवीज़न हो, मल्टीप्लाई हो, कुछ भी ले लेते हैं, 2.5 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके अंदर, अपन 0.8 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 25 का 8 में मल्टीप्लाई होगा, 200 आएगा। अब ये ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई करते टाइम पॉइंट ना उतने ही लगाने पड़ते हैं जितने पहले थे। जैसे एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, तो यहाँ पर लगेगा पॉइंट, तो मेरा आंसर क्या बना, 2.00। लेकिन मेरे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर था, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा है, इसके अंदर एक लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें 2 लीस्ट सिग्निफिकेंट है, आगे वाले 0 तो काउंट नहीं करते हैं, तो इसको एक्चुअल में अपने को लिखना पड़ेगा सिर्फ 2, बाकी रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, बहुत कम पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट नंबर पढ़ाया है तो इतना तो पता होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं अपन। तो बेसिक में अगला क्या है अपने पास, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, जो भी अपन यूनिट्स बनाते हैं उस हिसाब से डायमेंशन बनाते हैं, जैसे कि न्यूमरेटर होता है या जो भी है डिवाइड कर सकते हैं। कुल मिला के ऐसा समझ लो कि जो डायमेंशन अपन बनाते हैं, डायमेंशन में अपन जो यूनिट होती है, यूनिट का मल्टीप्लाई भी करते हैं और उन्हीं को डिवाइड भी करते हैं। इनका भी डिवाइड होता है, ये यूनिट भी डिवाइड होती है और यूनिट भी मल्टीप्लाई होती है। इस टाइप से अपन बनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, आगे होंगे एग्जाम्पल, ये वाली चीज़ें अपन बाद में समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहले ही बताया था, क्या बता सकते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल जैसे डेंसिटी का मैंने बताया था। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास बाय वॉल्यूम, है ना। उसी से अपन डायमेंशन भी बनाते हैं। डायमेंशन में यहाँ नहीं सिखाऊंगा, डायमेंशन फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, एक केमिस्ट्री में ऐसा कोई पोर्शन नहीं यहाँ पर डायमेंशन आता हो। तो ये मैंने पहले सिखाया था कि ऊपर केजी होगा, नीचे मीटर क्यूब होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम केजी इंटू में मीटर क्यूब रख सकते हो। मैं डायमेंशन पे नहीं जाऊँगा, हल्का फुल्का तुम्हें पता होना चाहिए कि मास का डायमेंशन क्या होता है, एम, और लेंथ का डायमेंशन होता है एम के बाद एल, और टाइम का डायमेंशन होता है टी। तो एम एल टी करके कभी पढ़ा भी होगा तुमने, फिजिक्स में एम एल टी यूज़ करते हैं अपन, यूनिट डायमेंशन में पढ़ लेना। तो अपन वो उसके ऊपर नहीं जाएंगे, यूनिट से डायमेंशन बनाना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मास हो गया, वेट हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, और क्या बच गया था, टेम्परेचर के बाद सिग्निफिकेंट नंबर भी हो गए, और कुछ कुछ चीज़ें भी पढ़ाई थी। ठीक है, ये अपने पास ये कॉन्सेप्ट भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट भी हो गया, पावर सॉल्व करना भी सिखा दिया, काफ़ी चीज़ें हो गई है। ये सब मैंने बेसिक में डाल रखा है, एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीज़ें दे रखी हैं, इसलिए अपन ने दिए हैं। तो यहाँ तक आने के बाद अपने को इतनी चीज़ें कम से कम आना चाहिए। अब अपन आते हैं मेन जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर, कि मोल क्या होता है। क्योंकि तुम यहाँ पर इस लेक्चर में मोल पढ़ने आए हो और मैं इतनी देर से तुम्हें बेसिक में घुमाए जा रहा हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये तो आता है, हमको टाइम वेस्ट हो रहा है। तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर तुम शुरू कर रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री तो जीरो से शुरू करो। जीरो से अगर शुरू करोगे तो सारी चीज़ें इकट्ठी होती जाएंगी। तुम जीरो से 1000, 2000, 10,000 इतने लेवल तक पहुंच जाओगे कि तुम वापस मुड़ के देखोगे तो तुम्हें मज़ा आएगा कि यार हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। अब डजन एनालॉजी क्या होती है? जब भी मैं दर्जन, जिसको अपन दर्जन हिंदी में दर्जन बोलते हैं, जब भी मैं दर्जन बोलूँगा ना, मैंने नाम नहीं लिया लेकिन तुमने फिर भी सोच लिया होगा कि यार केले, मन में केले आ गया होगा। तो दर्जन का मतलब तुम केले ही समझते हो, लेकिन एक्चुअल में दर्जन का मतलब केले नहीं होता। दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। जैसे ही मैं बोलूँगा सेंचुरी, तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा फट से कोहली के मारे हुए 100 रन, जबकि सेंचुरी का मतलब रन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? 100 होता है। मतलब समझना इस चीज़ का, ये इसको अपन बोलते हैं सेंचुरी। सिर्फ 12 को अपन क्या दर्जन बोलते हैं। ये जो पीछे केले लगाया जाता है ना, ये तो मन में इतना भर दिया गया है, दर्जन 12 केले 12 केले 12 केले बोल करके, तो अपने दिमाग में बार बार जब भी दर्जन बोला जाता है तो क्या आ जाता है? एक्चुअल में केले आ जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर दर्जन का मतलब 12 होता है, सेंचुरी का मतलब 100 होता है, ना कि रन होता है। वैसे मैं बोलूँ 1000, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, 1000 होता है। जो 1000 होता है उसका मतलब क्या होता है? 1000, ना कि 1000 किलोग्राम या फिर इस टाइप से 1000 का मतलब। हालांकि 1000 का मतलब 1000 ही बोलते हैं, उसके पीछे कुछ लगाया नहीं गया कभी। तो यहाँ पर दर्जन एनालॉजी का मतलब क्या है कि दर्जन का मतलब 12 होता है, ना कि केले। इसको समझना, ये जस्ट एक क्या है? प्रीफिक्स है। जैसे एक मैं बोलूँ आधा दर्जन क्लासेस हैं, तो आधा दर्जन क्लासेस का मतलब क्या हो गया? 6 क्लासेस हैं तुम्हारी। अगर मैं बोलूँ 3.5 दर्जन स्टूडेंट है तो उसमें 12 का मल्टीप्लाई करोगे और 42 स्टूडेंट्स आएगा। अगर मैं बोलूँ कि 51 चौक है तो 51 चौक को तुम दर्जन में कैसे बदलोगे? 12 से भाग दे दोगे। मतलब कुल मिला के दर्जन से नंबर बनाना, नंबर को दर्जन में बदलना, कुल मिला के अपन 12 का मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दर्जन तुम्हें आसान लगता है, रीज़न क्या है? क्योंकि तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन जहाँ पर मैंने बोला मोल, तो मोल तो अपन बचपन से पढ़ते नहीं आ रहे हैं। अगर मोल बचपन से पढ़ते आ रहे होते तो अपन मोल से नंबर निकाल लेते, नंबर से मोल बना लेते। कुछ भी नंबर दिया जाता 12 से डिवाइड करके दर्जन बना लिए। अगर दर्जन से नंबर बनाना हो तो कुछ भी नंबर दिया जाता, उसमें 12 का मल्टीप्लाई करके मैं नंबर बना लेता। तो क्या मोल यहाँ पर किसी चीज़ को डिफाइन करता है? नहीं करता। मोल जस्ट एक क्वांटिटी को बताता है जो तुमने एज ए एंटिटी
अब ये जो एंटिटी है ये कुछ भी हो सकता है, एक पार्टिकल हो सकता है, एटम हो सकते हैं, केमिस्ट्री है तो एटम ही बोलना पड़ेगा, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, केले हो सकते हैं, रन हो सकते हैं, रन के अलावा कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, रुपया हो सकता है। मोल का मतलब जस्ट एक प्रीफिक्स है जो तुम किसी के आगे भी यूज कर सकते हो। जैसे दर्जन अपन किसी के आगे भी यूज कर सकते हैं, मेंटेलिटी बन गई कि केले के लिए यूज करते हैं, पर जरूरी नहीं है दर्जन कहीं भी यूज करो तो मोल भी कहीं भी यूज करो। अच्छा, मोल होता क्या है, मोल को बनाया कैसा गया? तो एक मोल की जो डेफिनेशन है वो दी जाती है कि 12 ग्राम कार्बन का जो 12 आइसोटोप है उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, उन एटम्स के नंबर को बोला जाता है क्या, एक मोल। तो क्या मैं 12 ग्राम कार्बन के एटम से कुछ और लेता, ऑक्सीजन लेता या कुछ भी लेता, तो क्या ये जो नंबर है ये बदल जाता? बिल्कुल बदल सकता था। अगर मैं इसकी जगह कुछ और लेता तो साइंस जो अपने पास वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या करे, यहाँ पर कार्बन का 12 आइसोटोप लेकर के 12 ग्राम के अंदर उसको काउंट करे। ये जो है वो एक्चुअल में एटम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 12 नंबर कहाँ से आया होगा अभी पता भी नहीं है, डर्जन ने, कोई साइंटिस्ट होगा जिसने दिया होगा डर्जन एनालॉजी, तो उसने 12 नंबर दे दिया। 12 जो है वो ज़्यादातर क्या होता है, साइंटिस्ट नहीं निकाले, 12 जो है वो बहुत नंबर से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, 6 से डिवाइड हो जाता है। तो वो एक्चुअल में ऐसा नंबर है। 10 को अगर बोलते हैं तो 10 डिवाइड होना मुश्किल होता है, तो 12 ईजी पड़ता है। तो ये जो नंबर होता है ये इन्होंने कार्बन के 12 ग्राम आइसोटोप जो C12 आइसोटोप है उससे एटम का नंबर निकाले, तब जाकर के ये नंबर बना। नंबर क्या होता है, एक मोल के अंदर कितनी क्वांटिटी होती है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला ना कि ये पार्टिकल हो सकते हैं, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या केले, रन, पैसा, कुछ भी हो सकता है। क्या तुम सोच सकते हो ये नंबर कितना बड़ा है? अपनी सोच से भी बड़ा है ये नंबर। कितना बड़ा है देखो, मैंने एक ChatGPT से ये बनवाया था, बना के बताया था कि बता भाई कितना बड़ा नंबर है। तो उसने बताया कि जो एवोगैड्रो नंबर होता है, एवोगैड्रो साइंटिस्ट है जिसने ये नंबर दिया था, एवोगैड्रो नंबर कितना बड़ा नंबर है इसको इमेजिन करना तुम लोग। अगर तुम अर्थ की पॉपुलेशन देखोगे तो अर्थ की पॉपुलेशन इस समय पर 8 इंटू 10 की पावर 9 पीपल है, मतलब कि 800 करोड़। 800 करोड़ अभी अर्थ की पॉपुलेशन है, उससे ये नंबर कितना लाख करोड़ गुना ज्यादा है, 75 लाख करोड़ ज्यादा बड़ा नंबर। अगर तुम इस नंबर को सूरज और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस से नापोगे तो सूरज और पृथ्वी की डिस्टेंस सेंटीमीटर में इतनी होती है, राउंड फिगर करके अपन 1.5 इंटू 10 की पावर 13 सेंटीमीटर लेते हैं। इस नंबर से ये 40 बिलियन टाइम बड़ा है। 40 बिलियन का मतलब 4,000 करोड़, 4,000 करोड़ टाइम बड़ा है, इतना बड़ा नंबर है। अगर इस नंबर को तुम कंपेयर करोगे किससे, एज ऑफ अर्थ से, एज जो अर्थ की एज है वो एक्चुअल में 4.5 बिलियन ईयर अगो है। इवोल्यूशन में तुम पढ़ोगे बायोलॉजी में, तो उस नंबर से काउंट करोगे सेकंड के हिसाब से तो ये इतना बड़ा नंबर है, 42 लाख टाइम बड़ा है। अगर इसको तुम पूरी अर्थ के पानी से काउंट करोगे, समुद्र के अंदर जितना पानी है, पूरी अर्थ में जितना पानी भरा हुआ है, वाटर से अगर तुम कंपेयर करोगे तब भी ये 600 टाइम बड़ा नंबर। मतलब अर्थ के पानी को 600 बार भर दो, वापिस से निकालो, फिर भर दो, फिर निकालो, फिर भर दो, इतना बड़ा नंबर। अगर तुम इसको पैसे में तोलना चाहते हो, यहाँ की अपनी क्यूरियोसिटी रहती है, तो मोल कितना बड़ा नंबर हो सकता है। तो अगर मान लो कोई इतना अमीर हो जाए, वैसे पॉसिबल नहीं है, 1 मोल रुपए इतने अगर तुम्हारे पास हो, 1 मोल रुपए का मतलब 0.23 इंटू 10 की पावर 23। जस्ट इमेजिन करो इतना पैसा तुम्हारे पास आ गया और तुम क्या करो, यहां पर 1 करोड़ रुपए पर सेकंड खर्च कर रहे हो। पॉसिबल नहीं है 1 सेकंड में 1 करोड़ खर्च करना। हर सेकंड फेंक रहे हो, बैग रखे हुए फेंके जा रहे हो, हर सेकंड एक फेंक रहे हो, उड़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर सेकंड में 1 करोड़ रुपए उड़ा रहे हो। तो तुम्हें कम से कम इसको खर्च करने में 200 करोड़ साल लग जाएंगे। साल लिखना था, पता नहीं क्या लिखने लग गया मैं। इतना पैसा होता है 1 मोल। तो अमीर बनना है, तुम्हारे जीवन का टारगेट होना चाहिए 1 मोल रुपए कमाना। आगे बढ़ते हैं। अब मोल क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि यार ये प्रीफिक्स है, किसी भी नंबर के आगे लगा दो 1 मोल बन गया, वो 1 मोल का नंबर डिसाइड करता है। जैसे मिली, मिली जो होता है वो एक्चुअल में क्या है, प्रीफिक्स है।
जैसे मिलीलीटर, मिली पास्कल, मिलीग्राम, मिली जूल, मिलीमीटर, मिलीबार, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही मोल एक क्या है, एक्चुअल में प्रीफिक्स है, तुम किसी के आगे भी लगा सकते हो उसको। तो मोल और मास का कन्वर्जन क्या है, जो मोलर मास होता है ग्राम में, वो एक सब्सटेंस का कंटेन होता है जिसके अंदर 1 मोल सब्सटेंस होता है। मतलब कुछ भी ग्राम में, अगर तुम ग्राम में नाप रहे हो तो उसको अपन 1 मोल ग्राम इस टाइप से बोलेंगे। बनाना कैसे है वो मैं समझा देता हूँ। जो भी मास दिया जाता है उसको तुम मोलर मास से डिवाइड करोगे, मोल बनेगा। ये सब अपन आगे सीखेंगे भी, मोल्स कैसे बनाना है, ग्राम मोलर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, मोल वाला कॉन्सेप्ट ही है, एटॉमिक मास यूनिट है या जो भी है। लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा काम दे देता हूं, तुम्हें क्या करना है यहाँ पर, कम से कम हाइड्रोजन से कैल्शियम तक एटॉमिक मास जो पीरियोडिक टेबल में दिया रहता है वो याद करना है। ये तुम्हारा होमवर्क है। अगर अगला लेक्चर देखोगे तो समझ में आएगा। एटॉमिक मास याद कर लेना। एटॉमिक मास क्या क्या होता है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम है, फिर 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, फिर आ गया एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, फिर आ गया कैल्शियम। इतने तक तुम्हें याद करना है। मैं फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पर अपने पास क्या है, 1 2, ये एटॉमिक नंबर है, 1 2, ये 3, फिर 4, एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर 14 15 16 17 18 19 और 20। अच्छा, इनका एटॉमिक मास क्या होता है, ये जो मैंने लिखा ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास अगर मैं लिखूंगा तो हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, हाइड्रोजन के बारे में तो पढ़ेंगे भी। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, ये अल्फा भी बोलते हैं इसको, अल्फा पार्टिकल। लिथियम का कितना होता है, 3 का डबल करोगे 6 और 1 7, बेरिलियम का 4 और 1, 4 का डबल 8 और 1 9, 5 का डबल 10 और 1 11, कार्बन का 6 और 1 12, 6 का डबल 12 बोल रहा हूँ, 7 का डबल 14, 8 का 16, फ्लोरीन का 9 का डबल 18 और 1 19, 10 का डबल 20, फिर उसके बाद 11 का डबल हो जाएगा 22 और 1 23 होता है इसका, 12 का 24। अब ये याद करोगे ना तो बहुत इजी पड़ेगा तुम्हें आगे पढ़ने में। इसका 27, फिर उसके बाद 28, फिर उसके बाद 31, फिर इसका 32, क्लोरीन का जो है वो 35.5 लेते हैं अपन। क्यों लेते हैं ये भी बताऊंगा। इसका 18 का 36, इसका एक्चुअल में 39 होता है, इसका 40 होता है और इसका भी अपन 40 लेते हैं। एग्जैक्ट नहीं लिखा है, मतलब एग्जैक्ट लिखा है जो पॉइंट में दिया रहता है टेबल में, वो नहीं लिखना है। इतना अगर तुम याद करोगे ना तो आगे तुम्हें चीज़ें बहुत समझ में आएगी। एटॉमिक मास यूनिट है, मोलर मास है, अपने पास बहुत सारी चीज़ें। अगर आगे देखने जाएंगे अपन तो अपने को आगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। बेसिक और है, अभी मोल के बारे में है, तो यहाँ तक तुम देखो, याद करो, समझो। 1 घंटा हो गया होगा समथिंग। ये लेक्चर खत्म करते हैं अपन। अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, कैसे कन्वर्जन करना है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ो। ऑल द बेस्ट।